हेलो गाइस, वेलकम बैक हार्वे स्टडी पॉइंट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं कक्षा 12 का पहले चैप्टर का दूसरा भाग, पार्ट 2, चैप्टर फर्स्ट, जीवों में जनन। तो गाइस, हमने अलैंगिक जनन की विधियों तक पढ़ा था। अब पढ़ेंगे हम कायिक जनन। आपने सुना होगा एक शब्द कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, तो आज हम पढ़ेंगे कायिक जनन के बारे में। सो गाइस, हम पढ़ेंगे आज पौधों में कायिक जनन। ये डिफिनेशन इसकी। आगे हम देखेंगे, एक बार फिर से रिपीट करते हैं डिफिनेशन को। मात्र पौधों के कायिक अंगों द्वारा नए पौधे का बनना कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इस क्रिया में नया पौधा मात्र पौधे के किसी कायिक अंग से बनता है। मतलब जो न्यू कह लीजिए बेबी शिशु टाइप पौधा जो होगा वो किसी भी कायिक भाग से, किसी भी पौधे के कायिक भाग से बनेगा। अब एग्जांपल दूंगा, आप एकदम इजीली समझ जाएंगे। यह क्रिया निम्न श्रेणी के पौधों में सामान्य रूप से देखने को मिलती है, जबकि उच्च श्रेणी के पौधों में यह केवल 2 प्रकार से होती है। मैं बता रहा था अभी, दीज आर 2 टाइप्स। उच्च श्रेणी में प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। देखते हैं एक बार प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे। अपना 1 नंबर ये प्राकृतिक कायिक जनन। गाइस, अभी हम बात करेंगे प्राकृतिक कायिक जनन की। तो प्राकृतिक कायिक जनन में क्या होता है, जो नेचुरली बिना हमारे कुछ करने से, प्रकृति से, भगवान की कृपा से कह लीजिए, अपने आप हो जाता है, जो हमारी प्रकृति करती है। तो उस तरह का जो कायिक जनन होता है उसे कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इस क्रिया के अंतर्गत पौधे का कोई अंग अथवा रूपांतरित भाग मात्र पौधे से अलग होकर नया पौधा बनाता है। पौधे का कायिक भाग जैसे जड़, तना हो सकता है, पत्ती हो सकती है, कुछ भी जड़, जैसे जड़ से कुछ हुआ। जड़ से एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने आलू देखा होगा। आलू में क्या कहते हैं कि जो है आंखें निकल आई, पुराना हो जाता है आलू, सब्जी के लिए लाओ, उसमें कुछ निकल आते हैं अंकुर, तो वही होता है कायिक पार्ट, वहां से नया आलू बन जाता है। देखा होगा आप लोग, बुआई करी जाती है तो उसमें से कट करके रख दिया जाता है। और अभी एग्जांपल देंगे आपको, जड़ देखा होगा, शकरकंद देखी, शकरकंद की जो जड़ होती है, गाजर की जो जड़ होती है, ऊपर वाली काट के अगर आप मिट्टी में डाल देंगे तो वहां से पेड़ निकल आएगा। तो ये हो गया इसका। और पत्ती में ब्रायोफाइलम सुना होगा आप, जिसे हम लोग अजूबा कहते हैं, ब्रायोफाइलम। अगर पत्ती टच हो जाती है तो वहां से नया पौधा निकलने लगता। तो ये हो गए एग्जाम्पल, ये हो गए कायिक जनन के एग्जाम्पल। अभी हम बात करेंगे कृत्रिम कायिक जनन की। तो कृत्रिम कायिक जनन से आपको नाम से ही पता चल रहा है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, तो मैन मेड होगी। तो यह क्रिया, डिफिनेशन देखते हैं, यह क्रिया मानव द्वारा की जाती है। इसमें पौधे को मात्र पौधे से अलग करके स्वतंत्र रूप से उगाया जाता है। डेफिनेशन देखिए आपने, यह क्रिया मानव द्वारा की जाती है। इसमें पौधे को मात्र पौधे से अलग करके स्वतंत्र रूप से उगाया जाता है। जहाँ से कायिक भाग होता है वहाँ से उसको हम जो है अलग कर लेते हैं और वहाँ से फिर उगाते हैं। इसकी 3 विधियाँ होती हैं, एक हमारी कलम लगाना और दाब लगाना, दूसरी रोपण। अभी हम देखेंगे कलम लगाना, कैसे कलम लगाते हैं। एक बार एक नज़र इसकी डिफिनेशन पर डालते हैं। इस क्रिया में वांछित पौधे की छोटी छोटी टहनी को इस प्रकार काटा जाता है कि प्रत्येक टहनी
छस्त कलिका युक्त होती है। यह टहनी कलम कहलाती है। इसी टहनी को हम कलम कहते हैं। इस कलम को मृदा में हम आधा गाड़ देते हैं, कुछ समय पश्चात देखने को मिलता है उसमें जड़ें आ जाती हैं और वो पौधे के रूप में, नए पौधे के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। देखिए किस प्रकार, ये जैसे कि हम इस फिगर से समझते हैं, इस फिगर से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई गमला था, इसमें एक पेड़ लगा था, हमने यहाँ से इसका एक पार्ट जो है अलग कर दिया, यहाँ से अलग करिए। उसके बाद ये वाला भाग हम देखिए इस गमले में लगा देते हैं और बाद में देखने को क्या मिलता है कि इस गमले में जो हमने जो पार्ट लगाया था वो तैयार हो जाता है, वो नए पौधे के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरी विधि। सो गाइस, अब हम बात करेंगे दाब लगाने की, लेयरिंग की। लेयरिंग क्या होती है? लेयरिंग में कुछ खास नहीं समझना है, आप एक बार जरा इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं लेयरिंग होती क्या है। इस क्रिया में अंतर्गत तने से निकली भूमि के निकट स्थित शाखाओं के कुछ भाग को नम मृदा में दबा दिया जाता है, जहां से नई जड़ें निकल आती हैं। इसके पश्चात यह भाग मुख्य तने से अलग कर दिया जाता है तथा यह एक स्वतंत्र पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। अब हम एक एग्जांपल दिखाएंगे आप, जिससे आप डेफिनेशन को इजीली अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। समझिए, ये मान लीजिए हमारा पौधा है जो कि मिट्टी में ये मिट्टी है पूरी, ये मिट्टी में हमारा जमा हुआ पौधा है। अभी देखेंगे पौधे की बात कर रहे हैं, इसकी छोटी सी टहनी ऊपर से आके ऐसे मिट्टी में चली गई। सॉरी, ये थोड़ा मिट्टी ऊपर से हो गई है, दिखाता हूँ आपको कुछ इस प्रकार। ये देखिए, अभी ये टहनी क्या हुआ, ये टहनी मिट्टी में चली गई। अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से इसको कट कर देंगे, इसकी जड़ें यहाँ से निकल आएंगी, इसकी जड़ें यहाँ हो जाएंगी और ये एक हमारा स्वतंत्र रूप से पौधा तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार को हम कहते हैं दाब लगाना, लेयरिंग कहते हैं। सो गाइस, रोपण क्या होता है जानते हैं? रोपण क्या होता है? रोपण देखते हैं। इस विधि में पौधे की नई नई किस्में भी बनाई जाती हैं, यानी कि इस विधि द्वारा हम पौधे को उत्तम प्रकृति का, उत्तम किस्म का भी बना सकते हैं। इसमें दो अलग अलग पौधों के भागों को जोड़ते हैं। एक जड़ सहित पौधे के कटे हुए तने पर, जिसे स्टॉक कहते हैं, दूसरे पौधे के परावोह का टुकड़ा अथवा स्यान यानी स्यान जोड़ा जाता है। दो भिन्न भिन्न पौधे के भागों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे एक ही पौधे के रूप में जीवित रहें। इस क्रिया को रोपण कहते हैं। यह क्रिया आम, नींबू, सेब आदि में अपनाई जाती है। सो गाइस, अभी हम समझेंगे कि रोपण किस तरह किया जाता है। मान लीजिए अगर मुझे करना हो रोपण, भाई बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो समझना जरूरी है। अगर आपको करना हो रोपण, मुझे करना हो रोपण, तो किस तरह करेंगे हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। ये मान लीजिए हमने एक पेड़ काट लिया जो जड़ सहित है, उसके बाद इसमें हमने बीज से इसको फाड़ दिया। बीज से फाड़ने के बाद ऊपर वाला जो किसी दूसरी चीज का पेड़ है उसको लेते हैं और उसको जो है ऐसे कट करते हैं कि बीच में जाकर के सेट हो जाए। ये देखिए दूसरे डायग्राम में, देखिए मैंने इसको ऐसे सेट कर दिया। उसके बाद सेट करने के पश्चात हमने क्या किया, हमने जो है इसको किसी कपड़े से बंद कर दिया, उसके बाद कुछ समय पश्चात देखेंगे ये इसमें जो है आपको ये तैयार मिलेगा, आपको ये एक पौधे के रूप में प्राप्त हो जाएगा और अच्छी किस्म प्राप्त होगी। सो गाइस, ये थी रोपण विधि। सो अब हम बात करेंगे कायिक प्रवर्धन के आर्थिक महत्व की। सो दोस्तों, कायिक प्रवर्धन का आर्थिक महत्व तो सबसे पहला हम ये पढ़ेंगे कि यह सस्ती और जो है आसान विधि है। कम पेमेंट का भी खर्चा है और आसान विधि है। दूसरी चीज, इसमें वृद्धि जो है पौधे की तीव्रता से होती है, वृद्धि पौधे की तीव्रता से होती है। और तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे ये कि आपने देखा होगा बहुत सारे वृक्षों में परिपक्वता आने के बाद फल लगने में अत्यधिक समय लग जाता है और कायिक प्रवर्धन से आपको 1-2 वर्षों में फल लगना स्टार्ट हो जाएंगे। चलेगा लंदन में अरे अब तो। सो गाइस, कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन करे हैं और इन्हें देख लेते हैं। यह प्रवर्धन की सस्ती और आसान विधि है, जैसा कि मैंने आपको पहले से बता रखा है। वृद्धि तीव्रता से होती है। इस विधि द्वारा पौधे रोग रहित होते हैं। बड़ी बात यह है कि उसमें रोग लगने के कम चांसेस होते हैं, या कह लीजिए रोग रहित ही होते हैं। केला, अनानास, गुलाब, अंगूर आदि पौधों जहां पर बीज नहीं होते हैं उनमें प्रजनन की एकमात्र विधि कायिक प्रवर्धन ही होती है। सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपोगेशन। सो गाइस, अभी हम बात करने वाले हैं सूक्ष्म प्रवर्धन की। यह एक ऐसी विधि होती है जिसमें बहुत
बहुत छोटे ऊतक को अगर प्राप्त कर ले हम किसी पौधे के, तो उससे हजारों की संख्या में हम जो है पौधे बना सकते हैं। सो गाइस अभी पढ़ते हैं हम इसकी डिफिनेशन पर, एक नजर हमारी इस पर देखिए। इस विधि में मात्र पौधे के थोड़े से ऊतक से हजारों की संख्या में पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। इस विधि में जिस पौधे से प्रवर्धन करना होता है उसे किसी भाग से ऊतक का छोटा भाग अलग कर लिया जाता है। अब इस ऊतक की आजन्म परिस्थितियों में किसी उचित संवर्धन माध्यम में वृद्धि कराते हैं। यह ऊतक पोषक पदार्थों का अवशोषण करके वृद्धि करता है, जिससे कोशिकाओं के गुच्छे बन जाते हैं, जिन्हें कैलस कहते हैं। कोशिकाओं के जो गुच्छे बनते हैं उन्हें कैलस कहते हैं। इस कैलस को लंबे समय तक गुणन के लिए सुरक्षित रखा जाता है। आवश्यकता पड़ने पर कैलस का एक छोटा टुकड़ा दूसरे ऐसे माध्यम में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां यह वृद्धि करके नन्हे पौधे के रूप में विकसित हो सके। मतलब इसको जो है सेपरेट किया जाता है, उसके बाद वहां से कहीं अलग सेपरेट किया जाता है, फिर इसलिए सेपरेट किया जाता है ताकि वो नन्हा पौधा बन सके। बाद में यही पादप नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है, इसे हम मृदा में लगा देते हैं। सो गाइस ये था हमारा सूक्ष्म प्रवर्धन। हेलो गाइस, अभी हम बात करेंगे लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन के बारे में वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, मगर अभी कुछ चीजें विस्तार से पढ़नी है। तो लैंगिक जनन के बारे में एक बार फिर से गौर करते हैं। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जनन की इस प्रक्रिया में नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण एकल जीव द्वारा अथवा दो अलग अलग जीवों द्वारा होता है, संपन्न होता है। अभी गाइस हम पढ़ेंगे क्या कि एकल जीव और एक लिंगी जीव, द्विलिंगी जीव क्या होते हैं। इनके बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर पढ़ेंगे कि जो है हमारा लैंगिक जनन की घटनाएं क्या होती हैं। इन सब चीजों में कुछ चीजें पढ़ेंगे और कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो गाइस देखते हैं अभी बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। जब एक ही जीव द्वारा नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है तो इसे द्विलिंगी जीव कहते हैं। सुना गाइस, जब एक ही जीव द्वारा नर और मादा का निर्माण हो जाता है तब उसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी। और एक लिंगी जब जब नर और मादा युग्मकों का निर्माण दो अलग अलग जनकों द्वारा किया जाता है, सो गाइस वो कहलाता है एक लिंगी जीव। अभी हम पढ़ेंगे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वो ये है कि नर और मादा युग्मकों के संयुग्मन से युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज के विभाजन और वृद्धि से नए जीव का निर्माण होता है। जब इनका विभाजन होता है तभी नए जीव का निर्माण होता है। सो गाइस अभी हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन की घटनाएं। सो गाइस लैंगिक जनन की 3 घटनाएं होती हैं। एक निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्च घटनाएं। सो पहली हम देख लेते हैं निषेचन। लाइव नोट डाउन ही कर लेते हैं। ए निषेचन पूर्व घटनाएं बी हो गई हमारी निषेचन सी हो गई निषेचन पश्च घटनाएं। सो गाइस 3 घटनाएं हो गई, निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्च घटनाएं। अभी हम बात करेंगे निषेचन पूर्व घटनाओं की। सो गाइस निषेचन पूर्व घटनाओं में निषेचन पूर्व घटनाएं। सो गाइस निषेचन पूर्व घटनाओं में संयुग्मन में युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण की बात की जाती है। चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन नोट डाउन कर लेते हैं। सो गाइस निषेचन पूर्व घटनाओं में आप ये पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत युग्मकों के युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण की बात होती है। तो युग्मक जनन को सबसे पहले पढ़ लीजिए। हम युग्मक जनन में ये पढ़ेंगे कि युग्मक धानी में युग्मकों के निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक आवृत कोशिकाएं होती हैं। सो गाइस इसमें फिर 1-2 चीजें आपको और पढ़ने को मिलेंगी। मैं उनको लिखा नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, उनको समझ लीजिए। समयुग्मक और विषम युग्मक। कुछ सवालों में देखने को मिलेगा आपको कि उनके नर और मादा जो है समान दिखाई देंगे, देखने में समान दिखाई देंगे, उनको समयुग्मक। और जिनमें नाम से ही पता चल रहा है जिनमें अलग दिखाई दे वो विषम युग्मक कहलाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे इसका युग्मक स्थानांतरण को।
सो गाइस अभी हम देख रहे हैं युग्मक स्थानांतरण, जो सेकंड पार्ट है हमारा युग्मक स्थानांतरण। सो एक बार डेफिनेशन देख लीजिए आप लोग। युग्मक धामनियों में युग्मक निर्माण के पश्चात नर तथा मादा युग्मक एक दूसरे के निकट आते हैं ताकि निषेचन की क्रिया संपन्न हो सके। अधिकांश जीवों में नर युग्मक चलनशील और मादा युग्मक अचल व तथा स्थानबद्ध होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये समझिए कि इनका स्थानांतरण कैसे होता है, लाइक दैट, जैसे शैवाल, ट्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में क्या होता है, इन्हें एक माध्यम की जरूरत होती है। नर मादा जो इनके युग्मक है स्थानांतरण के लिए इन्हें एक माध्यम की जरूरत होती है, जैसे कि आप समझ लीजिए वाटर। और जो बीज वाले पौधे होते हैं उनमें निषेचन, जो युग्मक स्थानांतरण है वो परागकण की क्रिया द्वारा या फिर परागण द्वारा संपन्न होता है। सो गाइस अभी हम पढ़ेंगे निषेचन, फर्टिलाइजेशन। दो युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे निषेचन कहते हैं। सो गाइस आपने डेफिनेशन देखी इसकी, मैंने लिख दी है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, अपने नोट्स बनाते रहिएगा। रेगुलर और बायोलॉजी का लाभ उठाते रहिएगा। और हमारा जो है अब ये भी 3 तरह से होता है, ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होने में 3 तरह से होती है। पहली अनिकेश जनन, दूसरी बाह्य निषेचन और लास्ट आंतरिक निषेचन। तो इसके बारे में हम संपूर्ण से पढ़ लेते हैं। पहला अनिकेश जनन, चलिए इसकी डेफिनेशन। सो गाइस अभी हम पढ़ते हैं अनिषेक जनन। कुछ जीवों जैसे मधुमक्खियों, छिपकलियों, रोटिफर्स तथा टर्की पक्षियों में बिना निषेचन के ही मादा युग्मक में नए जीव बनने लगते हैं, मतलब इनमें निषेचन ही नहीं होता, ऐसे ही नए जीव, मादा नए जीव बनने लगते हैं। सो गाइस उन्हें बनने का निर्माण हो जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहा जाता है। बाह्य निषेचन, शैवाल, मछली तथा उभयचर प्राणियों में युग्मक संलयन शरीर के बाहर, मतलब शरीर के बाहर जल में संपन्न होता है। सो गाइस जिनमें शरीर के बाहर जल में संयुग्मन की प्रक्रिया संपन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें उस घटना को क्या कहा जाता है, बाह्य निषेचन। अब गाइस पढ़ेंगे आंतरिक निषेचन के बाद में, जो हमारा लास्ट पॉइंट है। आंतरिक निषेचन लगभग सभी स्थलीय प्राणियों में युग्मक संलयन जीव शरीर के भीतर संपन्न होता है, जीव शरीर के भीतर संपन्न होता है। तो इस प्रक्रिया को, निषेचन की इस घटना को क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। एग्जाम्पल दैट, जितने मैमल्स होंगे, स्तनधारी, सरीसृप, पक्षी, कवक, इन सब में यह प्रक्रिया ही होती है। सो दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे निषेचन पश्च घटनाएं। तो वे सभी घटनाएं जो युग्मक निर्माण के पश्चात लैंगिक जनन के दौरान संपन्न होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं निषेचन पश्च घटनाएं। इसमें जैसे कि हमारा जाइगोट आता है, एम्ब्रोसिस आता है, ये 2-3 चीजें आती हैं। चलिए हम उनको नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद समझते हैं उनको। सो गाइस देखा आपने, जाइगोट क्या होता है, द्विगुणित होते हैं, क्योंकि इनका निर्माण अगुणित युग्मकों के संयलन से होता है, इसलिए ये द्विगुणित होते हैं। दूसरा भ्रूणोद्भव, एम्ब्रायोजेनेसिस, तो यह प्रक्रिया जिसमें युग्मनन से भ्रूण का विकास होता है, भ्रूणोद्भव कहलाता है। इस प्रक्रिया जिसमें युग्मनज का विकास होता है, युग्मनज में इसमें युग्मनज विकसित होता है, इसमें युग्मनज का विकास होता है। इस दौरान समसूत्री विभाजन और विभेदीकरण होता है। इस दौरान जब युग्मनज का विकास होता है तो समसूत्री विभाजन और विभेदीकरण होता है। विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। और इसी में का हम एक पॉइंट इसका पढ़ लेते हैं, अंड प्रजक प्राणी, जिनमें अंडा प्रजक होता है, जो अंड प्रजक प्राणी होते हैं, जो अंडे से निकलते हैं, उनको जान लेते हैं। ये प्राणी निषेचित या अनिषेचित अंडे देते हैं, या तो निषेचित अंडे होंगे या तो अनिषेचित अंडे होंगे। सरीसृप तथा पक्षी निषेचित अंडे सुरक्षित स्थान पर देते हैं, मतलब एक फिक्स स्थान होता है, सेफ स्थान होता है, वहां पर देते हैं, जो कठोर कैल्शियम युक्त कवच से ढके होते हैं, कैल्शियम युक्त कवच से ढके होते हैं। एक निश्चित समय अंतराल के बाद, यानी एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद उनमें स्फुटन की प्रक्रिया होती है, वो फूट जाते हैं और उस स्फुटन से ही नए शिशु का जन्म होता है। अब हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट। सो गाइस सजीव प्रजक जो विविपोरस हमारे प्राणी होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए
देख लेते हैं। इन प्राणियों में निषेचित अंडा मादा शरीर के भीतर विकसित होता है। इन प्राणियों में निषेचित अंडा मादा शरीर के भीतर विकसित होता है और बाद में प्रसव प्रक्रिया, जो सब लोग जान रहे हैं, प्रसव प्रक्रिया के बाद ये प्राणी शिशु को जन्म देते हैं एक निश्चित अवधि में। इनका भी एक निश्चित फिक्स टाइम पीरियड होता है, सबके लिए अलग अलग। उसके बाद जो है शिशु का जन्म होता है। सो गाइस, आपने सब देख लिया। हम ये पढ़ रहे थे लैंगिक जनन में आता है सारा। तो लैंगिक जनन इसलिए होता है ताकि वृद्धि हो, उनकी जो क्या कह लें, एक प्रकार से उनकी प्रजाति में वृद्धि हो और एक विभिन्नताएं आए। समरूपता नहीं होती है, विभिन्नताएं होती हैं। तो विभिन्नताओं को और वृद्धि को अपने समाज को आगे ले जाने के लिए लैंगिक जनन किया जाता है। सो गाइस, आज से हमारा चैप्टर जो था जीवों में जनन, ये समाप्त हुआ। अगर आप लोग जो है अभी हम अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सेकंड, और उसके लिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए, नोट्स बनाते रहिए। हो सकता है मैं आप लोगों को बाद में नोट्स भी प्रोवाइड करा सकूं। अभी मैं नोट्स बना रहा हूं, हो सकता है मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। तो जिन लोगों को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होगी वो फिर परचेज कर लेंगे। अभी तो आप इनसे नोट्स बना लीजिए, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। सो गाइज, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, आरबी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए तथा बेल का आइकन दबाइए। और इंटर बायो पढ़ने के लिए, मैथ्स पढ़ने के लिए अभी बहुत सी क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो गाइज, स्टडी के लिए आपका चैनल एकदम बेस्ट होगा। और आप जो है अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।